गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने क्लास 7 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ का पार्ट 1 किया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले हिस्टोरिकल सोर्सेस के बारे में, यानी ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री, इतिहास का जो स्रोत था उसके बारे में हम लोग को इसमें पढ़ना है। टुडे वी आर इन द 21st सेंचुरी। आज हम 21वीं सदी में हैं, और अभी का जो सदी है, शताब्दी जो चल रहा है, वो 21वीं शताब्दी चल रहा है। वी हैव नो पर्सनल नॉलेज ऑफ व्हाट हैपेंड सेंचुरीज एगो। सदियों पहले क्या हुआ था इसका हमें कोई निजी ज्ञान नहीं है। सदियों पहले यानी 21वीं शताब्दी से पहले क्या क्या घटना घटा था इसके बारे में हम लोगों को जरा सा भी ज्ञान नहीं है। वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। अलग अलग स्रोत से हमें क्या मिलता है कि जो हिस्ट्री में यानी इतिहास में जो जो घटना बीता उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। लाइक द एंशिएंट पीरियड और the medieval period came into light from two main sources, archaeological and literary। प्राचीन काल की तरह या मध्यकाल दो मुख्य स्रोतों पुरातात्विक और साहित्यिक से प्रकाश में आया। और क्या हुआ कि प्राचीन काल की तरह, जैसे प्राचीन काल या मध्यकाल जो था, दो मुख्य स्रोत वो पुरातात्विक और साहित्यिक से प्रकाश में आया। As compared to the ancient period, a clearer picture of the medieval period is possible since more sources of information about the medieval period survived and were available for a study। प्राचीन काल की तुलना में यानी पुराने समय की तुलना में मध्ययुगीन काल यानी कि जो medieval period है की एक स्पष्ट तस्वीर संभव है, क्योंकि मध्ययुगीन काल के बारे में जानकारी के अधिक स्रोत जीवित है। यानी मध्ययुगीन काल के बारे में अभी हम लोग थोड़ा देर पहले उसमें पढ़े थे, तो उसमें क्या बताया गया था कि मध्ययुगीन काल का जो जानकारी है वो उसका सभी कुछ प्रमाणिक सबूत जो है हमारे पास है, जिससे हम लोग मध्यकाल के बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो यही बोल रहा है यहाँ पे कि मध्ययुगीन काल के बारे में जानकारी के अधिक स्रोत जीवित थे और अध्ययन के लिए उपलब्ध थे, और वो पढ़ाई के लिए भी जो है उपलब्ध थे, जिसके वजह से हम लोग मिडिएवल पीरियड के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके आगे है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडिएवल पीरियड, यानी मध्यकाल के बारे में जानकारी के स्रोत। यानी मध्यकाल का अगर हम लोग जानकारी ले रहे हैं तो उसका स्रोत कहाँ है, उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। तो इसको दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहले है तुम्हारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस यानी पुरातात्विक साहित्य, और दूसरा है लिटरेरी सोर्सेस यानी कि साहित्यिक सूत्र। यानी इन दोनों के द्वारा जो है पुरातात्विक यानी पुराने तत्वों या फिर साहित्यिक यानी साहित्य के द्वारा जो है हम लोगों को मिडिएवल पीरियड के बारे में जो है जानकारी मिलेगा। तो जिसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में फर्स्ट है इसका एंशिएंट बिल्डिंग्स यानी पौराणिक इमारतें, यानी जो पुरानी इमारत जो है जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार है, तो ये सब से हम लोगों को मिडिएवल पीरियड के बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद है इंस्क्रिप्शंस यानी शिलालेख, जो पत्थरों पे लिखा हुआ रहता था, क्योंकि पहले जो है कागज़ वगैरह नहीं था, तो लोग जो है पत्थरों पे लिखते थे, और भी बहुत सारा पेड़ का पत्ता वगैरह हुआ करता था, उस पर वो लोग लिख करके अपना सब चीज़ दिखाते थे। तो उससे हम लोगों को पता चलता है मध्यकाल के बारे में। उसके बाद है सी नंबर इसका क्वाइंस ईटीसी। क्वाइंस यानी सिक्के, जो उस समय राजा के शासन में सिक्के चलते थे, उससे भी हम लोगों को जो है मध्यकाल के बारे में जानकारी मिल सकता है। जैसे अभी जो है 21वीं शताब्दी है, तो अभी का जो सिक्का चल रहा है वो हमारा आने वाला पीढ़ी को पता चलेगा कि नहीं 21वीं शताब्दी में जो है इस तरह का सिक्का चलता था, उस समय जो है इस तरह के लोग शासन करते थे, इस तरह का हमारा समाज था, हमारा संस्कृति था, सब कुछ उसको जो है वो ये सारे पौराणिक इमारतें या फिर शिलालेख या फिर सिक्कों से पता चलता। तो हम लोगों को मध्ययुगीन काल के बारे में जो है सबसे पहले पुराना इमारत जो है
उसके बाद शिलालेख यानी जो पत्थरों पे लिखा हुआ मिलता था, जो कभी हम लोग को टीवी वगैरह में भी देखने के लिए मिलता है जब डिस्कवरी वगैरह देखते हैं तो। उसके बाद सिक्के, बहुत सारा पुराना सिक्का भी मिलता है, तो हम लोगों को पता चलता है कि नहीं ये 1947 में चलता था, 1952 में चलता था, 2000 में चलता था। इससे हम लोगों को पुराने मध्यकाल के बारे में पता चलता है। उसके बाद दूसरा इसका था लिटरेरी सोर्सेस, यानी साहित्यिक सूत्र से हमें क्या क्या पता चलेगा। तो फर्स्ट है ऑटोबायोग्राफीज, यानी आत्मकथाएं, यानी किसी राजा के बारे में कोई कहानी लिखा हुआ है तो उससे हम लोगों को पता चल सकता है कि राजा किस तरह का था। दूसरा क्रोनिकल्स, यानी इतिहास, इतिहास से हमें पता चलता है कि क्या क्या प्राचीन काल, चाहे मध्यकाल या आधुनिक काल में क्या क्या घटना घटा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, यानी दस्तावेज, दस्तावेज उसको बोल सकते हैं जैसे कि किसी का लिखा हुआ कागज पत्र जिसको बोलते हैं सिंपल सा भाषा में, तो उससे भी हम लोगों को पता चल सकता है। जैसे कि अगर मान लो कि हमको पता नहीं है कि मेरा ज़मीन का कागज़ कहाँ है या फिर मेरा ज़मीन कहाँ है, अगर मेरे पास ज़मीन का दस्तावेज डॉक्यूमेंट अगर है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ज़मीन का पता लगा सकते हैं। तो इसी तरह से जो है कुछ दस्तावेज भी लिखा गया जिससे हम लोगों को पता चला कि मध्यकाल में ये सारा घटना घटा था। उसके बाद पेंटिंग्स, यानी चित्र वगैरह भी छापे गए, दीवारों पे चित्र भी छपा हुआ मिलता है, बहुत जगह ऐसा है, बहुत सारा किला है जिसमें दीवार पे चित्र छपा हुआ है। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों के खाते, यानी जो भी यात्री यहाँ पे इंडिया भ्रमण करने के लिए आते थे तो उनका सारा अकाउंट जो होता था, खाता वगैरह, क्योंकि बिना अकाउंट के किसी को आने के लिए नहीं मिलता था। अभी भी हम लोग चाहते हैं कहीं बाहर विदेश यात्रा के लिए तो हम लोगों को वीज़ा बनाना पड़ता है, सरकार से आदेश लेना पड़ता है कि हम यहाँ पे जो है विदेश जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो सरकार उस आदेश मतलब उस आग्रह को जो है वो स्वीकार करती है, उसको फिर वहाँ पे अपना मुहर वगैरह लगाती है, तब हम लोग विदेश यात्रा कर पाते हैं। तो उसी तरह से यात्रियों का खाता से भी हम लोगों को मध्यकाल के बारे में पता चल सकता है। उसके बाद है म्यूजिक्स इटीसी, म्यूजिक यानी संगीत के माध्यम से भी, क्योंकि कुछ शासक ऐसे भी थे जिनको संगीत का भी शौक था। अभी तुरंत हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में था और लिटरेरी सोर्सेस में था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। पहले डिवाइड द फॉलोइंग इनटू आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस। अब क्या करना है कि निम्नलिखित को पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों में विभाजित करें, यानी बांटना है कि कौन सा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और कौन सा साहित्यिक यानी कि लिटरेरी सोर्सेस है। तो जैसे पहला है ताजमहल। अब ताजमहल जो है वो आर्कियोलॉजिकल में जाएगा या लिटरेरी में जाएगा। तो ताजमहल जो है वो एक इमारत है, इसलिए ये आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जाएगा। तहकीकी ए हिंद जो है वो लिटरेरी सोर्सेस में जाएगा। पृथ्वीराज रासो, तो ये भी जो है वो लिटरेरी सोर्सेस में जाएगा। राज तरंगिनी, अब राज तरंगिनी जो है वो भी लिटरेरी सोर्सेस में ही जाएगा। उसके बाद है रेड फोर्ट, तो रेड फोर्ट जो है एक किला है यानी कि एक इमारत है, तो वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में जाएगा। फतेहपुर सिकरी, तो फतेहपुर सिकरी जो है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में ही जाएगा, एक जगह का नाम है। उसके बाद शाहनामा, तो शाहनामा जो है वो जाएगा लिटरेरी सोर्सेस में। और लास्ट है इसका हुमायूंस टॉम्ब, यानी कि हुमायूं का मकबरा, मकबरा यानी एक भवन की तरह, तो ये जाएगा आर्कियोलॉजिकल सोर्स में। अब हम लोग देखते हैं इसका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या क्या है, यानी पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। इन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस वी इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल्स, इंस्क्रिप्शंस, क्वाइंस, यूटेंसिल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स इटीसी। पुरातात्विक स्रोतों में हम स्मारक, यानी मॉन्यूमेंट्स का मतलब स्मारक, टेम्पल्स मीन्स मंदिर, इंस्क्रिप्शंस मीन्स शिलालेख, क्वाइंस मीन्स सिक्के, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन, वेपन्स मीन्स हथियार और ऑर्नामेंट्स मीन्स आभूषण। तो पुरातात्विक स्रोतों में हम स्मारक, मंदिर, शिलालेख, सिक्के, बर्तन, हथियार, आभूषण आदि शामिल हैं। एंशिएंट बिल्डिंग्स,
प्रोवाइड वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट द मिडिवल पीरियड। प्राचीन इमारतों में मध्ययुगीन काल के बारे में बहुत मूल्यवान जानकारी मिलती है। जो प्राचीन इमारत हैं, पुराने पुराने जो भवन हैं, ताजमहल, रेड फोर्ट और भी बहुत सारे हैं, तो उन इमारतों से हमें मध्यकाल के बारे में बहुत ही मूल्यवान जानकारी मिलती है। अब इसके आगे देखते हैं सम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। कुछ पुरातात्विक स्रोत। फर्स्ट है टेम्पल्स यानी मंदिर, सिचुएटेड एट कोणार्क, अमृतसर, माउंट आबू etc। कोणार्क, अमृतसर, माउंट आबू आदि में स्थित है। सेकेंड है मॉस्क्स, मस्जिदें, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। थर्ड है इसका पिलर्स, पिलर्स यानी कि स्तंभ, कुतुब मीनार, विजय स्तंभ। फोर्थ है टॉम्स, टॉम्स यानी मकबरे, तो मकबरा में है पहला ताजमहल, दूसरा हुमायूं टॉम्ब यानी हुमायूं का मकबरा। अगला है फोर्ट्स, फोर्ट्स यानी किले, जिसमें सिचुएटेड एट चित्तौड़गढ़ दिल्ली, जो चित्तौड़गढ़ और दिल्ली में स्थित है। एफ है इसका पैलेसेस यानी महल, सिचुएटेड एट जयपुर, जैसलमेर, जयपुर और जैसलमेर में स्थित है। अगला है सिटीज, शहर, बीकानेर, फतेहपुर सिकरी etc। बीकानेर, फतेहपुर सिकरी आदि। इसके आगे वी हैव मैनी इंस्क्रिप्शंस रिटेन ऑन प्लेट्स ऑफ कॉपर एंड स्टोन। हमारे पास कई शिलालेख हैं, शिलालेख जो पत्थरों पे लिखे जाते हैं, तो हमारे पास कई शिलालेख हैं जो तांबे और पत्थर की प्लेटों पर लिखे गए हैं। जो किस पे लिखा गया है, तो तांबा और पत्थर का जो प्लेट होता है उस पे लिखा गया है। दीज प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ऑफ मिडिएबल पीरियड, द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन एंड एक्यूरेट डेट्स। ये मध्ययुगीन काल प्रमाणिक जानकारी यानी मध्ययुगीन काल का जो है प्रमाणिक जानकारी और सटीक तिथियों की बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। और ये जो तांबे पे लिखे हुए या फिर पत्थर पे लिखे हुए जो प्लेट है वो हमें क्या करते हैं कि मध्ययुगीन काल का प्रमाणिक जानकारी यानी सबूत के साथ जो है जानकारी या फिर सटीक तिथि, क्योंकि तांबे का जो सिक्का है उस पे जो है बहुत सारा तिथि लिखा रहता है कि कब ये चित्र बनाया गया या ये सिक्का कब चलता था, तो उस पे तिथि लिखा हुआ रहता है, जिससे हम लोगों को एक बहुमूल्य जानकारी प्रदान होती है। इन मैनी ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस देयर आर इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ रूलर्स, देयर क्वालिटीज, देयर रिलेशंस विथ अदर स्टेट्स एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कई शिलालेखों में शासकों, उनके गुणों, अन्य राज्यों और उनके प्रशासन के साथ उनके संबंधों की महत्वपूर्ण जानकारी है। अब इनमें क्या होता है कि जो शिलालेख हैं उनमें शासक हो गए या फिर शासक के भी जो शासक थे या उनके गुणों या अन्य राज्यों और उनके प्रशासन के साथ, प्रशासन यानी कि जनता के साथ उनके संबंध कैसे थे उनके बारे में जो है महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। The place where these inscriptions have been found also provide information about the extent of their empire। जिस स्थान पर यह शिलालेख मिले हैं उनके साम्राज्य की सीमा के बारे में भी जानकारी मिलती है। और जिस स्थान पे ये शिलालेख मिले हैं उनके साम्राज्य यानी उनके जो राजा वगैरह थे तो उनका राज्य जो था उसकी सीमा यानी वो कहाँ तक जो है वो फैला हुआ था उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। क्वाइंस issued by different rulers like Akbar also provide a good deal of information on the important dates, events and influential personalities। अकबर जैसे विभिन्न शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के यानी अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये बहुत सारे ऐसे शासक थे, इनके द्वारा जो जारी किया गया सिक्का, जैसे कि अभी हम लोग का जो इंडियन करेंसी है या फिर सिक्का है तो वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो उसी तरह जो है अकबर जैसे विभिन्न शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के महत्वपूर्ण तारीखों यानी जो इम्पोर्टेंट तारीख है
घटना है और प्रभावशाली हस्तियों के बारे में अच्छी जानकारी प्रदान करते हैं। Some coins also give us information about the economic conditions of the state. कुछ सिक्के हमें राज्य की आर्थिक स्थितियों के बारे में भी जानकारी देते हैं, और कुछ सिक्के ऐसे भी थे जो उस राज्य की आर्थिक स्थिति यानी उसका जो बिजनेस वगैरह से संबंधित जो स्थिति था वो किस तरह से था उसके बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। ए बुक ऑन क्वाइंस टाइटल्ड द्रव्य परीक्षा एंड एग्जामिनेशन ऑफ क्वाइंस वाज ऑल्सो रिटेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। द्रव्य परीक्षा, सिक्कों की एक परीक्षा, तो शीर्षक वाले सिक्कों पर एक किताब भी अलाउद्दीन खिलजी की अवधि के दौरान लिखी गई थी, और ये किताब एक लिखा गया था जिसका नाम था द्रव्य परीक्षा यानी सिक्कों की परीक्षा। और ये किसके द्वारा लिखा गया? तो अलाउद्दीन खिलजी की अवधि के दौरान लिखा गया था। अब इसके आगे है लिटरेरी सोर्सेस यानी साहित्यिक सूत्र। मोस्ट ऑफ द सोर्सेस ऑफ द मिडिएवल पीरियड आर इन पर्शियन, अरेबिक एंड तुर्किश। मध्ययुगीन काल के अधिकांश स्रोत फारसी, अरबी और तुर्की में हैं। यानी मध्ययुगीन काल का जो अधिकांश स्रोत जो है वो क्या है? तो फारसी में लिखा हुआ है, कुछ अरबी में है और कुछ तुर्की में है। राइटिंग्स ऑफ दिस टाइम आर फाउंड ऑन पाम लीव्स, बर्क बार्क्स एंड स्किन्स इटीसी। इस समय के लेखन ताड़ के पत्तों यानी कि जो खजूर का पेड़ होता है उसका पत्ता। तो खजूर का पेड़ जो होता है यहाँ पे ये वाला नहीं, एक ताड़ का पेड़ होता है जिससे ताड़ का फल भी निकलता है, एप्पल के जैसा दिखता है, तो उसका पत्ता और संटी छाल यानी बर्क बार्क्स यानी कि संटी छाल एक पेड़ का नाम है जिसका छाल में और खाल आदि। और इस समय का लेखन कहाँ पाया जाता था? जो लोग लिखते थे कहाँ लिखते थे? तो ताड़ का पत्ता हो गया, संटी छाल हो गया, या फिर जानवर का जो चमड़ी वगैरह होता है उस पर लिखा हुआ पाया जाता था। मैनी बुक्स ऑफ दिस पीरियड 13th to 18th century have been written on paper too। इस अवधि यानी 13वीं से 18वीं शताब्दी की कई किताबें कागज पर भी लिखी गई हैं, और बहुत सारा जैसे ताड़ का पत्ता पर लिखा गया तो बहुत सारा ऐसा किताब था जो 13वीं से 18वीं शताब्दी के बीच था, तो उस समय कागज पर भी जो है कुछ किताब लिखा गया था, जिसमें से कुछ किताब के बारे में यहाँ बताया भी गया है। सम ऑटोबायोग्राफीज यानी कुछ आत्मकथाएं। तो फर्स्ट है इसका फरिश्ता जो लिखा गया है तारीके फरिश्ता। सेकेंड है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो लिखा गया उसको बोला जाता है फतूहात ए फिरोज शाही, यानी इनके द्वारा लिखा गया फतूहात ए फिरोज शाही। उसके बाद बाबर के द्वारा लिखा गया अपना आत्मकथा, तो उसका बन गया बाबर नामा। उसके बाद जहांगीर जब अपना आत्मकथा लिखा तो वो हो गया तुजुक ए जहांगीरी। तो ये सारा कुछ आत्मकथा के बारे में था। अब है अदर राइटिंग्स यानी अन्य लेखन, और भी बहुत सारा लेखन था, तो वो क्या क्या था? तो सबसे पहला है इसका चंद बरदाई जो लिखा गया है पृथ्वीराज रासो के द्वारा। उसके बाद है दूसरा बिलहना, तो बिलहना लिखा गया है विकास मंत देव चारिता के द्वारा। उसके बाद है कलहन, तो कलहन लिखा गया है राज तरंगिनी के द्वारा। अल बरूनी ये लिखा गया है तहकीक ए हिंद के द्वारा। उसके बाद है बरनी, तो ये लिखा गया है तारिक ए फिरोज शाही के द्वारा। उसके बाद है मिनहाज, तो मिनहाज लिखा गया है उर सिराज तबकाती नासिरी के द्वारा। उसके बाद है बदायूनी, तो बदायूनी लिखा गया है मुंतखबुल तवारिक। अबुल फजल ये लिखा गया है अकबरनामा एन ए अकबरी। उसके बाद है अब्दुल हामिद लाहौरी, ये लिखा गया है बादशाह नामा के द्वारा। तो ये कुछ अन्य लेखन थे। अब आगे है
लिटरेरी सोर्सेस ऑल्सो इंक्लूड फरमान्स, imperial decrees and correspondence of rulers, mutual treaties, which are also important sources for historical evidences. साहित्यिक स्रोतों में शाही फरमान और शासकों के पत्राचार, आपसी संधियां भी शामिल हैं, जो ऐतिहासिक साक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। और साहित्यिक स्रोत में क्या है? फरमान, यानी शाही फरमान जो है, राजा के द्वारा जो फरमान भेजा जाता था, जो संदेश, और शासकों के पत्राचार यानी पत्र में लिखने का जो उनका शैली था। आपसी संधियां भी शामिल है। आपसी संधियां यानी कि एक राजा जो है दूसरे राजा के साथ जो है मित्रता का जो भाव रखता था, तो वो हो गया आपसी संधियां भी शामिल है, जो ऐतिहासिक साक्ष्यों के यानी इतिहास का जो घटना हुआ उसके लिए महत्वपूर्ण स्रोत भी है। ट्राइबोलोगस accounts of foreign travelers of the period are important literary sources. अवधि के यात्रा वृत्तांत यानी उस समय बहुत से विदेशी लोग आते थे यहाँ पे यात्रा करने के लिए, तो अवधि के यात्रा वृत्तांत यानी विदेशी यात्रियों के खाते महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं। और जो यात्रा करने के लिए आते थे तो उनका जो खाता होता था, अकाउंट्स ऑफ ट्रैवलर्स जो था, तो वो भी जो है एक साहित्यिक स्रोत है, लिखा हुआ एक स्रोत है, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे विदेश से हमारे इंडिया में यात्रा करने के लिए आए थे। दे गिव अस ए ट्रू पिक्चर ऑफ द प्रिवेलिंग ट्रेंड्स एंड कस्टम्स ऑफ दैट टाइम। वे हमें उस समय के प्रचलित रुझानों और रीति रिवाजों की सच्ची तस्वीर देते हैं। और ये जो अकाउंट ऑफ ट्रैवलर्स है, तो ये क्या करते हैं कि हमें उस समय का प्रचलित जो रुझान था या फिर रीति रिवाज जो था उसका सच्चा तस्वीर देते हैं। अब इसके आगे है, इब्न बतूताज रिहला डिस्क्राइब्स द रियान ऑफ मुहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता का रिहला मुहम्मद बिन तुगलक के शासन का वर्णन करता है। और इब्न बतूता का जो रिहला है वो क्या करता है, तो मुहम्मद बिन तुगलक का जो शासन का वर्णन करता है, यानी उसके शासन काल के बारे में बताता है। नेक्स्ट है इसका, अल बरूनी रोट एन अकाउंट। अल बरूनी ने जो है एक खाता लिखा। अल बरूनी जो है एक शासक का नाम है जिसने क्या लिखा, एक खाता लिखा। अब्दुल रजाक विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर। अब्दुल रजाक ने विजयनगर राज्य का दौरा किया। और अब्दुल रजाक जो है एक शासक, उसने विजयनगर राज्य का दौरा किया, यानी कि वहाँ पे जा कर के उसके चारों ओर घूमा, पता लगाया बहुत कुछ वहाँ जा कर के। यूरोपियन ट्रैवलर्स लाइक मार्को पोलो ऑफ इटली, निकोलो कॉन्टी ऑफ वेनिक, दुआर्ते बरबोसा एंड डोमिंगो पेस ऑफ पोर्टुगल, निकितिन ऑफ रसिया, फादर मॉन्सेरेट, राफ फिथे, फादर एक्जेवियर, विलियम हॉकिंस ऑफ इंग्लैंड हैड विजिटेड इंडिया। अब इंडिया में घूमने के लिए यूरोप से कौन कौन आए, तो सबसे पहले यहाँ पे इटली के मार्को पोलो, वेनिस के निकोलो कॉन्टी, पुर्तगाल के डुआर्टे बरबोसा और डोमिंगो पेस, रूस के निकितन, फादर मोनेस्ट्रेट, राल्फ फिते, फादर जेवियर, इंग्लैंड के विलियम हॉकिंस जैसे यूरोपीय यात्री भारत आए थे। और क्यों आए थे, तो व्यापार के सिलसिले में।